हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग IBACIO के ग्रेड 2 का इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज करने जा रहे हैं पेपर नंबर 8। ये पेपर हुआ था 20 फरवरी 2021 में। ये शिफ्ट 2 है, ठीक। और इसके पहले हम लोग शिफ्ट 1 का पेपर लगा चुके हैं और शिफ्ट 1 के पहले हम लोग 18 फरवरी और 19 फरवरी के 18 को 3 सेट हुआ था, 19 का 3 सेट हुआ था, 6 हो गया। और 20 फरवरी का शिफ्ट 1 मतलब कि 7 सेट हम लोग लगा चुके हैं। तो आज 8वां कर लेंगे। इसके बाद 2 सेट हमारा और बचेगा IBACIO के पेपर में। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे स्टेनो का डिस्कशन, क्योंकि IB का पेपर पहले होगा, उसके बाद स्टेनो का होगा, फिर CHSL करेंगे, ठीक है। CGL में अभी करवा चुका, थोड़े ही दिन पहले की बात है, उसको ख़त्म कर चुका हूँ। और देखिए, आप केवल ऐसा तो है नहीं कि केवल IB का ही पेपर देते होंगे, 2-3 साल में आता है। आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप CGL भी देते होंगे, CHSL भी देते होंगे, ठीक है। उसमें स्टेनो का भी कुछ लोग पेपर देते होंगे। तो आपके लिए स्टेनो का, CGL का, CHSL का सबका डिस्कशन ऑलरेडी 2022 वाला सबका हो चुका है। MTS का 2021 वाला भी हुआ, ठीक है, होकर के रखा हुआ है। तो आप दूसरे जो जिन एग्जाम की तैयारी करते हैं वो उसके प्रीवियस पेपर के डिस्कशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो इसको देख लीजिए, उसके बाद उनको भी देख लीजिएगा, वो सब आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा गया था पहले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें एरर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एरर का क्वेश्चन मतलब आप पढ़ के देखिए इसको, इस सेंटेंस में कहीं कोई एरर है तो ठीक है, नहीं तो फिर नो एरर लगाना पड़ेगा। पढ़ के देखिए, लिखा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज लेवलिंग ऑफ, मतलब जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी, जो जनसंख्या की तेजी साथ वृद्धि हो रही थी, वो लेवल ऑफ हो रही है। मतलब क्या, वो धीरे धीरे घट रही है, ऑफ लेवल में आ रही है। इन मोस्ट एरियाज, बहुत सारे एरियाज में, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं नज़र आ रही। ड्यू टू राइजिंग एफ्लुएंस, मतलब थोड़ी संपन्नता बढ़ने के नाते। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब गरीबी दूर होती है, मतलब जनसंख्या वृद्धि का एक कारण गरीबी भी है, ठीक है। तो जब अमीरी आती है तो जनसंख्या वृद्धि कम हो जाती है। उसका क्या रिलेशन है गरीबी और अमीरी का जनसंख्या के साथ, आप इकोनॉमिक्स में समझिएगा। अभी हम समझाने लगेंगे तो ये हमारा मेन डिस्कशन छूट जाएगा, किसी और टॉपिक पे आ जाएंगे। चलिए यहाँ देखते हैं कि ड्यू टू जो है, अब आपको लग रहा होगा कि टू के साथ वर्ब की ING फॉर्म नहीं, कई बच्चे यही लगाए होंगे टू के बाद वर्ब की ING फॉर्म नहीं लगेगी। बेटा वो टू के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है वो इन्फिनेटिव होता है। जो वर्ब के, नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 प्रकार होते हैं, जिरंड है, इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल्स है। उसमें इन्फिनेटिव में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन ये जो टू लगा हुआ है वो इन्फिनेटिव का टू नहीं है, ये ड्यू के साथ लगा हुआ है। ड्यू क्या बताता है, कारण बताता है। ड्यू टू होता है, ओइंग टू होता है, कस्टम्ड टू होता है, ये सब क्या होते हैं, ये फ्रेज है, इनके साथ टू लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो रीजन होता है, ये जो फ्रेज है, उनके बाद नाउन लगता है या फिर जिरंड लगती है। तो ये जिरंड लगा है, ING फॉर्म यहाँ पे करेक्ट है, इसके चक्कर में मत पड़ना। तो ड्यू टू राइजिंग एफ्लुएंस एंड एडवांसेस टू वुमेन्स एजुकेशन, ठीक है, एंड फैमिली प्लानिंग। तो वुमेन एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग में तेजी के साथ वृद्धि हो रही है, काफ़ी तेजी के साथ सुधार हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ एडवांसेज टू जो लिखा हुआ है ना, वो गलत हो रहा है। यहाँ एक तो एडवांसेज की जगह एडवांसमेंट लगाना चाहिए हमको, ठीक है। एडवांसमेंट मतलब क्या हुआ, जो हम आगे बढ़ रहे हैं। एडवांसमेंट टू वुमेन्स एजुकेशन नहीं होगा, एडवांसमेंट इन वुमेन्स एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग, इसमें जो वृद्धि आ रही है तो इन लगेगा, टू नहीं लगेगा। क्लियर हो गई ना बात। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन होगा, कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। अब कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा देखो, ये तो रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया ना। तो रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन में देखो, ये सेंटेंस अरेंजमेंट है, पैराग्राफ तो है नहीं। चलिए, व्हाइल आई वॉज इनसाइड, आगे लिखा है स्ट्रगलिंग विद मैथ्स एंड, अब मैथ लग गया तो केमिस्ट्री भी लग जानी चाहिए, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो पी के बाद क्यू लगेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पी के बाद क्यू लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनसाइड के बाद स्ट्रगलिंग नहीं लगेगा, ये बात तय है। तो पहले हम पी के बाद क्यू देख लेते हैं। पी के बाद क्यू एक इसमें दिया हुआ है, पी के बाद इसमें पी के बाद क्यू नहीं है, इसमें पी के बाद क्यू नहीं है, इसमें पी के बाद क्यू नहीं है।
तो एक ही ऑप्शन तो हमारे पास बच रहा है, पहला वाला ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें पी के बाद क्यू लगा हुआ है। अच्छा, मैथ्स एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स की बात हो रही, तो मैथ्स के बाद एंड केमिस्ट्री लगेगी ही लगेगी भाई, ठीक है, ये तो ताना बाना ठीक है। अच्छा, और भी देखना चाहो तो वाइल आई वाज इनसाइड द क्लासरूम इन कंबोडिया, ये भी पहले आ जाएगा, यही सेंटेंस पहले, इनसाइड द क्लासरूम, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं मिल रहा। आर स्टार्टिंग में होना चाहिए, तो आर होगा, आर के बाद पी क्यू, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन अब तो एकदम से श्योर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या है, नो इम्प्रूवमेंट यहाँ दिया हुआ है और यहाँ भी नो इम्प्रूवमेंट दिया हुआ है। तो देखते हैं कि जो ब्रैकेटेड पार्ट है क्या यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। चलिए, लिखा है कि हार्डली हैड ही फिनिश्ड द मील, उसने मुश्किल से अपना खाना ख़त्म किया था, खाना पूरा किया था, खाना खाया था। एंड इट स्टार्टेड रेनिंग, तो बेटा हार्डली और स्कार्सली, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ क्या थे, मैंडेटरी पेयर्स या आप कह सकते हो कोरिलेटिव्स कंजंक्शन में आते हैं, कोरिलेटिव्स आते हैं। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि नो सूनर जब लगा होता है तो नो सूनर के साथ दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग दैन यूज करते हैं। और हार्डली या स्कार्सली लगा होता है, हार्डली या इसी का भाई है स्कार्सली है, इनके साथ दोनों सेंटेंस के बीच में जोड़ने के लिए क्या लगता है, व्हेन लगता है ना बच्चा। तो नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगता है, बोथ के साथ एंड लगता है, बिटवीन के साथ एंड लगता है, ऑल्दो के साथ येट लगता है, ऐसे कुछ मैंडेटरी पेयर्स होते हैं। तो ये हार्डली के साथ एंड नहीं, हार्डली के साथ व्हेन लगता है। तो व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। तो आपका एक ऑप्शन बना व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, दूसरा वाला आंसर सही होगा। चलो पढ़ते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है बेटा, इसमें बताना है हमको अपोजिट, किसका अपोजिट बताना है, प्रोफ्लीगेट का बताना है। तो पहले आप प्रोफ्लीगेट की मीनिंग समझिए क्या होता है। प्रोफ्लीगेट का मतलब होता है ना फिजूल खर्च करने वाला। कौन, फिजूल खर्च, मतलब जो बिना मतलब का ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करता है, जहाँ 5 रुपये का काम है वहाँ 10 रुपया लगा के आते हैं, तो ये लोग फिजूल खर्च होते हैं। इनका साइनोनिम एक तो दिया हुआ है वेस्टफुल, वेस्टफुल मतलब क्या हुआ, वही जो फिजूल खर्चा करते हैं। और एक जो प्रोडिगल लिखा हुआ है, प्रोडिगल भी वही होता है फिजूल खर्च करने वाले। दो वर्ड और सुन लो, स्पेंडथ्रिफ्ट होते हैं, स्पेंडथ्रिफ्ट भी फिजूल खर्च करते हैं। एक्स्ट्रावेजेंट होते हैं, वो भी फिजूल खर्च करते हैं। लैविश एक वर्ड होता है, LAVISH, लैविश, वो भी लुटाऊ टाइप के लोग होते हैं। तो इतने वर्ड तो हो गए आपके फिजूल खर्च करने वाले, ठीक है। चलिए अब दूसरा वर्ड देख लेते हैं, जुडिशियस का मतलब क्या होता है, बहुत समझदार होता है, बड़ी होशियारी से, बड़ी समझदारी से खर्चा करता है। मतलब जुडिशियस आदमी फिजूल खर्ची नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका एंटोनिम, ठीक है। बचा ये ऑडियस, तो ऑडियस का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट चीज़, कोई भी चीज़ जो अनप्लीजेंट हो, जो अच्छी ना हो, उसके लिए कहते हैं। तो आंसर फिलहाल इसमें क्या होगा, जुडिशियस ही होगा, क्योंकि बाकी दोनों सिनोनिम है और एक ऑप्शन का कोई लेना देना नहीं है। आगे आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें भी आपको एरर निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या एरर हो सकती है इसमें। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वन ऑफ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। अच्छा, वन ऑफ जब लगाते हो जब कहीं पे वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद आ नहीं लगता बेटा, क्या होता है, वन ऑफ द फंडामेंटल राइट नहीं होगा, ये क्या होगा, राइट्स होगा, क्योंकि वन ऑफ द के बाद जब नाउन आता है तो वो प्लूरल होता है। वन ऑफ लगाने का मतलब में से एक, तो जिनमें से एक होगा, दैट मस्ट बी मोर देन वन, तभी तो में से एक कहोगे। तो राइट का राइट्स होगा और आ नहीं होगा, वन ऑफ द फंडामेंटल राइट होगा। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है, चौथा वाला पोर्शन। इसमें ये वाला गलत था तो इसके लिए चौथा ऑप्शन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 में। देखते हैं 6 में क्या है। 6 में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ, मतलब 4 की स्पेलिंग सही है, एक ऐसा है जिसकी स्पेलिंग गलत है। तो प्रिकॉशनरी लिखा हुआ है, तो प्रिकॉशनरी में देखो दो चीज़ें होती, प्री देख लो, PRE हो गया प्री, और कॉशन का क्या होगा, CAUTION हो गया, ठीक, इतना हो गया, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद क्या होना चाहिए, ARY, प्रिकॉशनरी में N के बाद ARY होता है और यहाँ ERY लिखा है, इसलिए ये गलत हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। प्रिकॉशनरी मतलब सतर्कता पूर्वक जो हम काम करते हैं, परहेज के तौर पे प्रिकॉशन लेते हैं ना। प्रिकॉशन का मतलब क्या हुआ, एक सावधानी बरतते हैं, जो उसको कहते हैं। कांग्रेचुलेशंस की स्पेलिंग एकदम से ठीक है, हाइबरनेशन की स्पेलिंग एकदम से ठीक है,
एंटीसीडेंट, इसकी भी स्पेलिंग एकदम से सही है, किसी की स्पेलिंग और नहीं गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फिर से एरर का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लिखा है ग्रामेटिकल एरर ढूंढिए। ABCD में आ गया, उस स्लैश लगे हैं तो मोस्ट चांस यही होता है कि ये एरर का क्वेश्चन हो गया। तो 7 में क्या करना है, चलो देखें। ये लिखा है स्नो राफ्टिंग इज पोटेंशियली सो डेंजरस, ठीक है। तो जो इन्होंने कहा कि स्नो राफ्टिंग जो है वो पोटेंशियली इतना डेंजरस है, वो इतना खतरनाक है दैट एनी अमेरिकन रिसोर्ट विल नॉट टच इट विद अ बार्ज पीपल, ठीक है। तो कोई भी आदमी इसको, अमेरिका का कोई भी रिसोर्ट इसको टच नहीं करता, मतलब इसको शुरू नहीं करता विद अ बार्ज पीपल, ठीक है ना। तो बार्ज पीपल का मतलब क्या हुआ, वही जो मतलब राफ्टिंग करने वाले लोग होते हैं। तो विल नॉट की जगह क्या लगाते हो, विल ऐसा नहीं करेंगे, जबकि ये सेंटेंस किसका है, एक सेंटेंस जनरल ट्रुथ है। जनरल ट्रुथ होता है स्नो राफ्टिंग इतना खतरनाक है कि अमेरिका का कोई रेस्टोरेंट इसको टच नहीं करता कि टच नहीं करेगा, टच नहीं करता होना चाहिए। तो जहाँ पे विल नॉट लिखा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए डज नॉट टच इट विद अ बार्ज पीपल, ठीक है। तो ये जो विल नॉट लिखा हुआ ये गलत है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, 7 में 4 वाला हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में वही अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, PQRS, नीचे ऑप्शन भी उसी तरह के दिए हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए क्या लिखा हुआ बेटा, यहाँ लिखा कि व्हाइल इन्फेक्शन कैन, इन्होंने कहा कि जबकि इन्फेक्शन जो है वो कर सकता है, इन्फेक्शन क्या कर सकता है। तो अब कैन के बाद अब क्या लगाओगे, कैन के बाद अब जाहिर सी बात है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, है कि नहीं। तो यहाँ दिखा है पोटेंशियली कॉज, यहाँ हमको मिल गया कॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड, अच्छा एक लिखा कैन, फिर कैन एंड कैन तो लगेगा नहीं। तो फिलहाल ये वाला चांस तो नहीं हो रहा कि उसे स्टार्ट नहीं होना है। फिर लिखा कि कैन विद कॉमनली अवेलेबल, ये भी नहीं हो पाएगा, और कैन के बाद शुड लगेगा नहीं। तो एक चांस है कि हम पोटेंशियली काज पी ही पहले लगा सकते हैं, ये बात पक्की हो गई, ठीक है। तो अब पी के बाद आ जाओ, पी के बाद क्या लगा सकते हो, तो वाइल इन्फेक्शन कैन पोटेंशियली काज सीवियर डिजीज, और उसके बाद क्या लगाओगे, सीवियर डिजीज के बाद क्या लगाओगे, पी के बाद एंड। अब यहाँ एक कैन के बाद चीज आ गई एंड कैन किल, और वो जान भी ले सकती है, ठीक। एक बात इन्होंने बताई कि व्हाइल इन्फेक्शन कैन पोटेंशियली कॉज सीवियर डिजीज एंड कैन किल, इन्होंने कहा जहाँ एक और इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन पोटेंशियली एक खतरनाक बहुत सीवियर डिजीज को पैदा कर सकती है, कॉज कर सकती है और जान भी ले सकती है। अब दूसरी बात, अगर टाइमली ट्रीटमेंट हो जाता है तो टाइमली ट्रीटमेंट, अब क्या लगाओगे, टाइमली ट्रीटमेंट क्या कर सकता है, टाइमली ट्रीटमेंट जो कह रहे हैं कि भी कॉमनली अवेलेबल एंटीबायोटिक्स है, तो ये जो ट्रीटमेंट है और अवेलेबल एंटीबायोटिक्स के साथ में क्या करेगा, शुड क्लियर द इन्फेक्शन, ये आपके इन्फेक्शन को पूरी तरह क्लियर भी कर सकता है। एक तरफ इन्फेक्शन के नुकसान बताए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर टाइमली ट्रीटमेंट होता है तो आप ठीक भी हो सकते हैं। तो 8वें में क्या लगाओगे, PQRS सटीक है, एकदम सीधा सीधा लगता चला आ रहा है, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं हमको लग रहा है, ठीक है। कैन के बाद पहला P लगा, P के तुरंत बाद Q लगा, Q के बाद क्या लग रहा है आपका R के बाद S, तो PQRS जहाँ दिया हो कहाँ है, ये रहा PQRS, मतलब अरेंजमेंट सीधा था, उसमें कुछ करने की ज़रूरत थी ही नहीं। अब आगे आ जाओ 9 पे अपने। तो क्वेश्चन नंबर 9 में खाली जगह भरना है, सेंटेंस पढ़ो। द नेशनल वार मेमोरियल इज डैश टू आवर आर्म्ड फोर्सेज, जो नेशनल वार मेमोरियल है वो हमारी आर्म्ड फोर्सेज को, हमारी सशस्त्र सेनाओं को डैश किया गया है। क्या किया गया, कंसाइन किया गया है। तो कंसाइन मतलब जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो कंसाइनमेंट भेजते हैं, किसी को हैंड ओवर करते हैं, किसी को देते हैं, तो ये उनको कंसाइन नहीं किया गया है, जाहिर सी बात है। ऑनर्ड, तो नेशनल वार मेमोरियल इज ऑनर्ड टू आवर आर्म फोर्सेज, इनक्राइब्ड टू आवर आर्म फोर्सेज या डेडिकेटेड टू, तो क्या लगना चाहिए, डेडिकेटेड टू, उनको समर्पित है, उनको डेडिकेटेड है, ठीक है ना। ऑनर्ड के बाद टू ना लगता इसलिए गलत हो जाएगा वो, तो डेडिकेटेड टू लगाना पड़ेगा आपको। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा, देखो यहाँ बताना है आपको करेक्टली स्पेल्ड। तो अब ये चारों वर्ड तो एक ही है ना, कमेंसमेंट। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या करोगे, कमेंस में COMMENCE,
कमेंस हो गया, फिर आपको इसमें लगाना है MENT मेंट। तो पहले कमेंस, देखो यहाँ सिंगल M है तो होगा नहीं, ठीक है, 2 डबल M चाहिए था। अब यहाँ पे आ रहा है कमेंसमेंट, यहाँ तक कमेंस ठीक है, MA हो गया, ठीक, ये दोनों गलत हो गए। अब यहाँ पे कमेंस में COMMA लगा हुआ है तो ये भी गड़बड़ हो गया। तो आपके पास बच क्या रहा, एक ऑप्शन बच रहा है चौथा वाला, ठीक। चलिए, कमेंसमेंट मतलब तो शुरुआत, कमेंस करना, किसी चीज़ की स्टार्टिंग करने को कहते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 आपका, ठीक। इसमें क्या करना है, देखो DCAB DBCA, ये मतलब क्या होगा कि अरेंजमेंट करना है आपको, और ये पैराग्राफ अरेंजमेंट है, सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं है, ABCD में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कस। और ये लिखा हुआ है कि येट देयर इज आल्सो नो रीजन टू डिस्पेयर, फिर भी निराश होने का कोई कारण नहीं है। अब फिर भी निराश होने का कोई कारण नहीं है, इसका मतलब इसके पहले निराशाजनक बात की जाएगी। तो पहले इसके हम लोग देखें कि कहाँ कहाँ निराशाजनक बातें की गई हैं, फिर शुरू करेंगे, फिर लाएंगे इसको। शायद ये लास्ट सेंटेंस हो सकता है, पर अभी श्योरली कहा नहीं जा सकता कुछ। पढ़ो पहले, देखो बी में लिखा हुआ है कि नन ऑफ दिस इज ट्रू, नन ऑफ दिस इज ट्रू मतलब क्या हुआ, देखो एक तो ए वाले में बात कह दी, ये वाला तो है नहीं नन ऑफ दिस। बी और सी में कुछ ऐसा होगा जो ये बताएंगे कि नन ऑफ दिस इज ट्रू, तो ये बी सी में किसी के पीछे लगेगा, नन ऑफ दिस इज ट्रू टुडे, आज इनमें से कोई भी बात सच नहीं है, क्योंकि वी फाइट द कोरोना वायरस पैंडेमिक, क्योंकि हम कोरोना वायरस पैंडेमिक इससे फाइट करते हैं। आगे लिखा हुआ है डी में, देखो सी में क्या लिखा है, सी में लिखा है द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2008 एंड 9, जो 2008-9 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी, वाज अ मासिव डिमांड शॉक, वो बहुत बड़ी डिमांड शॉक थी। बट आवर वर्कर्स कुड स्टिल गो टू वर्क, लेकिन हमारे जो वर्कर थे वो काम पर जाते थे। और फर्म्स वर कमिंग ऑफ ईयर्स ऑफ स्ट्रांग ग्रोथ, हमारी जो फर्म्स थी, जो कंपनियां थी, जो फैक्ट्रियां थी, वो कम ऑफ कर रही थी। और लिखा हुआ है कि और फाइनेंशियल सिस्टम वाज लार्जली साउंड, जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम था काफ़ी हद तक, बहुत हद तक साउंड मतलब अच्छा था, स्वस्थ था, हेल्दी था। एंड और गवर्नमेंट फाइनेंसेस वर हेल्दी, जो हमारे गवर्नमेंट के फाइनेंसेस थे वो ठीक ठाक थे, हेल्दी थे। अच्छा, ये एक अच्छी बात बता रहे हैं, मतलब 2008-9 में वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर क्राइसिस थी, लेकिन इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया में हालत ठीक थी। अच्छा, डी में आप लिखा हुआ है कि इकोनॉमिकली स्पीकिंग, अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया इज फेस्ड टुडे विद परहैप्स इट्स ग्रेटेस्ट इमरजेंसी सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद से हम सबसे बड़ी इमरजेंसी झेल रहे हैं, डी में इन्होंने बोला। अच्छा, अब पहला सेंटेंस कौन सा हो सकता है, तो पहला सेंटेंस देखो सब में डी लिखा हुआ है, तो कोई दो राय नहीं कि पहला डी ही होगा। हमें डी के बाद का ढूंढना है क्या होगा। तो इन्होंने कहा कि पहला, अब देखो एक तरफ से पढ़ो, इन्होंने जो बताया है इकोनॉमिकली स्पीकिंग इंडिया इज फेस टुडे विद परहैप्स इट्स ग्रेटेस्ट इमरजेंसी सिंस इंडिपेंडेंस, इसके बाद क्या लगाओगे, एक बात इन्होंने इस समय की बता दी, ठीक। अब इसके बाद जो दूसरा वाला सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा, वो होगा द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008-9 वाली बात। उन्होंने कहा आज की जो कंडीशन है वो वाली और तब वाली जो कंडीशन थी 2008-9 वाली, दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं। आज की हालत बहुत ख़राब है, आज कर्मचारी जो है वो ऑफिस जा ही नहीं रहा, घर पे बैठा हुआ है। अच्छा, 2008-9 में क्या था, ग्लोबल लेवल पे क्राइसिस थी तो, लेकिन आदमी घर में नहीं बैठा, तो काम पे जा रहे थे, फैक्ट्रियाँ चल रही थी, ठप कुछ नहीं पड़ा हुआ था, ठीक। तो डी के बाद हम सी लगाएं, एक बात हो गई, डी के बाद हमें क्या चाहिए, सी लगाना है। डीसी के बाद देखो अब क्या लगाना है, क्योंकि दो में है डीसी, यहाँ भी डीसी है, यहाँ भी डीसी, अभी भी हमारा काम बना नहीं है। अब देख लेते हैं, येट देयर इज आल्सो नो रीजन टू डिस्पेयर, और यहाँ नन ऑफ दिस इज ट्रू टू टुडे, आज ये बातें सही नहीं है। मतलब ये कौन सी बातें, जो 2008-9 में था सिचुएशन, मतलब 2008-9 में क्या था कि वो काफ़ी कुछ काम धाम तो कम से कम चल रहा था, आज उनमें से कोई भी चीज़ सही नहीं है, क्योंकि आज हम कोरोना पैंडेमिक से लड़ रहे हैं और आज हम घर पे बैठे हुए हैं। तो सी के बाद बी लगाना ठीक रहेगा। फिर भी इन्होंने लास्ट में ये कहा, फिर भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो लास्ट में ए कर दो, तो एकदम सीधा सा डी सी बी और उसके बाद ए लगा दो, तो डी सी बी और उसके बाद ए लगा दो, लास्ट वाला हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया, आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। तो देखिए 12 में क्या कह रहे हैं,
12 में इम्प्रूव करना है सेंटेंस को कितना, यही जो अवेकन ये लिखा है अवेक टू। तो देखो इसमें ऑप्शन जो यहाँ लिखा अवेक टू, यहाँ लिखा अवेकन, अवेक वेकअप। देखो एक चीज तो पहले ये सोच लो, वेक अप ये लो लो, वेकअप का मतलब होता है जाग जाना, ठीक है, वेकअप होगा। और एक होता है अवेकन, अवेक वेकअप हुआ, अवेक हुआ और वेकन हुआ, ठीक है, अवेक हुआ और अवेकन, ये अवेकन, ठीक। अवेकन क्या है, ये थर्ड फॉर्म है किसकी, अवेक की, ये हो गया, ठीक। तो अवेक, वेक और अवेक करीब करीब एक ही हुआ, तो अवेक अप हटा दो, ये थर्ड फॉर्म है। वेकअप मतलब होता है जागना, ठीक है, अपने आप से, और अवेक का मतलब होता है जगाना, ठीक, किसी को जो सो रहा है उसको जगाना क्या होता है, अवेक करना। और वेकअप क्या होता है, जो सो रहा है वो अपने आप जाग जाए तो वेकअप होता है। अब हम सेंटेंस को देखें, अपने सेंटेंस में लिखा इट इज हाई टाइम दैट सिविलियंस अवेक टू द डेंजर्स ऑफ सराउंडिंग देम, ठीक है। अब ये टाइम आ गया है कि सिविलियंस क्या हो, सिविलियंस सतर्क हो जाएं, क्या हो जाए, जाग जाएं, उनके चारों ओर जो खतरा है उसके प्रति सतर्क हो, उसके लिए जाग जाएं। तो यहाँ पे सिविलियंस के जाग जाने की बात होगी या उनको जगाने की बात होगी, तो सिविलियन जागें, ठीक है। तो जागें के लिए आप क्या लगाओगे, वेकअप टू लगाओगे, ना कि अवेकन यूज किया जाएगा। अवेकन मतलब अवेक, अवेकन, अवेकन थर्ड फॉर्म हो जाएगी, अवेकन थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो ये दोनों तो लगेगा नहीं, ठीक है। वेकअप लगेगा, जागने के, उनको खुद से सतर्क होने की बात की जा रही है, इसलिए चौथा वाला लगेगा। चलो आगे 13 नंबर पे देखें, तो 13 नंबर में इतना अंडरलाइन किया हुआ है, और ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ये एक इडियम है, इसकी मीनिंग बतानी है। पढ़ के देखो, वी आर फाइनली एट द एंड ऑफ द लाइन विद दिस प्रोजेक्ट, नाउ वी हैव जस्ट टू हैंड इट इन एंड प्रे फॉर गुड ग्रेड, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ लाइन का मतलब क्या हुआ, एकदम आखिरी छोर पर खड़े हो, ठीक, एकदम आखिरी छोर पर खड़े हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप फाइनल स्टेप ले रहे हो, मतलब जो प्रोजेक्ट है वो पूरा पूरा करीब होने वाला है, मतलब एकदम फाइनल टच रह गया है। तो एन इनकम्प्लीट वर्क, ना द फाइनल स्टेप ऑफ समथिंग, ये हो सकता है टास्क दैट इज फिनिश्ड, अभी फिनिश नहीं हुआ है। तो जो थर्ड वाला है वो क्या है, टास्क दैट इज फिनिश्ड, जबकि एट द एंड ऑफ द लाइन का मतलब अभी फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है, अभी लास्ट स्टेप चल रहा है, मतलब फाइनल टच चल रहा है। इन द मिडिल ऑफ समथिंग, बीच में नहीं है, लास्ट में है, बस खत्म होने ही वाला है। तो तीसरे और चौथे में थोड़ा डाउट था, मतलब तीसरे चौथे, दूसरे तीसरे में थोड़ा डाउट था, लेकिन तीसरा नहीं होगा क्योंकि वो पूरी तरह से फिनिश होने पे लगता है, तो दूसरा वाला लगाएंगे आप। आगे आ जाओ 14 नंबर पे, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है। 14 में खाली जगह भरनी है, पढ़ के देखो, लिखा है द 4 मोस्ट डैश कैटेगरीज फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट आर शोन इन दिस टेबल, ठीक है। तो द 4 मोस्ट डैश कैटेगरीज फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ, जब सार्वजनिक रूप से जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आर शोन इन दिस टेबल, नीचे दिखाई गई है, नीचे इस टेबल में आपको। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ जो भी कैटेगरी लगानी है उस कैटेगरी के लिए लगाना है क्या, फ़ायदेमंद। फ़ायदेमंद जैसे मान लो आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो कोई कहता है कि यहाँ पर आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा, तो ये जो फ़ायदा देने वाली कैटेगरीज है उसके लिए आपको क्या लगाओगे, कौन सा वर्ड यूज करोगे। तो फायदा देने वाली कैटेगरी में आ जाओ। ऑप्शन देखो, पहले वेरी का मतलब क्या होता है, सतर्क होता है, वेरी का मतलब अलर्ट होता है, एकदम से सतर्क, कॉशस होता है। तो अलर्ट कैटेगरीज फॉर पब्लिक इन्वेस्ट, नहीं, फायदा देने वाली कैटेगरी चाहिए, ये नहीं चाहिए। इंटरविंड का मतलब क्या होगा, एक दूसरे में मिक्सअप है, जैसे दूध में पानी मिल जाता है तो इंटरविंड हो जाता है, वो वाला यहाँ पे जरूरत नहीं है। प्रोपिशियस का मतलब क्या होता है, प्रोपिशियस का मतलब होता है ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव का मतलब क्या हुआ, बेनिफिशियल, जहां आपको लाभ बहुत मिलने के चांस होते हैं उसको कहते हैं ल्यूक्रेटिव, ठीक है। तो ल्यूक्रेटिव यहाँ सुटेबल लग रहा है, ल्यूक्रेटिव कैटेगरीज फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या प्रोपिशियस कैटेगरी कर सकते हो, तो सुटेबल है ये, ल्यूक्रेटिव ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे फेवरेबल हो सकता है, बढ़िया। कार्व्ड का मतलब क्या हो, जो किसी चीज़ पे उकेर के खुद कुरेद के जहाँ पे कोई चीज़ लिख दिया जाता है तो उसको कार्व कहते हैं, तो कार्व नहीं किया गया है यहाँ पर। सुटेबल ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, 3 वाला, प्रोपिशियस मतलब लाभदायक कह सकते हो, फेवरेबल, ठीक। आगे आओ 15 नंबर पे देखें क्या है भाई,
15 नंबर रहा ये आपका, इसमें करेक्टली स्पेल्ड पूछे हैं, तो चारों वर्ड तो एक ही है। अब इसमें करेक्ट स्पेलिंग बताओ, तो परटर्ब की स्पेलिंग पहले बताओ। तो परटर्ब की स्पेलिंग क्या होती है? PERTURB। तो पहले ये लिखो PERTURB, परटर्ब। अब इसमें आप लगा दो एबल, परटर्ब में एबल लगा दो, और इसके पहले जब अपोजिट बनाना है तो I और M लगा दो। अब आपको मिला परटर्ब में इम लगा है और परटर्ब। तो पहले परटर्ब देखो, तो PERTURB यहाँ पे ठीक है, PERTARB गलत हो गया, PAR नहीं होगा, PERTER ये भी नहीं होगा, TUR होगा। तो 3 तो परटर्ब में ही गलत हो गए। ठीक, उसी से सारा मामला आपका क्लियर हो गया। तो कौन सा होगा? पहला वाला ऑप्शन निकला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में क्या है? 16 में आपको वन वर्ड बताना है। ठीक है, एक सेंटेंस दिया है, स्पोकन आर डन विदाउट प्रिपरेशन। मतलब कोई ऐसी बात या कोई ऐसा काम जो आप बिना तैयारी कर लेते हैं। आप कहीं बैठे हुए हैं 10 लोगों में, या मान लो कोई मीटिंग चल रही है, ढेर सारे लोग हैं, कोई आपका नाम अचानक लेके कहता है कि अब मिस्टर फलाने आपको इस बारे में अपनी राय देंगे। लो, आप पहले से तो तैयार ही नहीं थे, अचानक बुला लिया गया नाम लेकर के। तो विदाउट प्रिपरेशन अगर हम कोई काम करते हैं, बिना तैयारी के कुछ करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटेम्पर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटेम्पर। ठीक, बिना तैयारी के बोल लेना, भाषण देना। अब लिखा है अनकंटेम्पोरेरी। कंटेम्पोरेरी अगर हम लेते हैं तो कंटेम्पोरेरी का मतलब होता है समकालीन। जैसे इस समय इंटरनेशनल वर्ल्ड पे नज़र डालोगे तो रूस में राष्ट्रपति हैं पुतिन, अमेरिका में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इंडिया में प्रधानमंत्री है मिस्टर मोदी, चीन में है जिनपिंग। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो चारों लोग हैं क्या है? ये कंटेम्पोरेरी हैं। कंटेम्पोरेरी मतलब समकालीन हो गया। अनकंटेम्पोरेरी मतलब जो एक समय के नहीं हैं, अलग अलग टाइम के होंगे। चलिए, अच्छा, अब एक्सटेम्पोरेरी लिखा हुआ है, उसके बाद टेम्पोरेरी। टेम्पोरेरी का मतलब क्या होता है? जो थोड़े समय के लिए होता है, जो ज़्यादा समय के लिए नहीं होता, कुछ कम समय के लिए। कंटेम्पोरेरी अभी तो बताए थे, कंटेम्पोरेरी का मतलब समकालीन, अनकंटेम्पोरेरी मतलब जो एक समय के नहीं होते, एक्सटेम्पर जो बिना तैयारी के बोल लेते हैं, कोई काम कर लेते हैं, फिर पहले से तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती उन लोगों को, मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं। और एक होता है टेम्पोरेरी जो थोड़े समय के लिए होता है। ठीक है, चलिए, टेम्पोरेरी सब में लगा है इत्तफाकन। तो आगे बढ़ते हैं। आंसर तो आपका कौन सा था? एक्सटेम्पोरेरी था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके 17 में। और देखिए 17 में क्या है? खाली जगह भरिए। लिखा है द ओल्ड मैन विश्ड टू डोनेट हिज डैश वेल्थ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन। जो बूढ़े आदमी हैं उनकी इच्छा थी कि अपनी दौलत को, अपनी जायदाद को, मतलब अब जायदाद कितनी थी ये आगे बात कर रहे हैं, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन मतलब दबे कुचले लोग, जो दलित हैं, शोषित हैं, उन लोगों के उत्थान के लिए, उनके उद्धार के लिए वो अपनी डैश जायदाद को दान में देना चाहते हैं। तो जायदाद कैसी होगी? थोड़ी सी 2-4 हज़ार थोड़े ना होगा, वो ज़्यादा होगी। तो अब देखिए यहाँ लिखा एल्यूसिव, यहाँ इमिनेंट, इमेंस और इंटेंस। तो एल्यूसिव का मतलब क्या होता है ना? मायावी, छली होता है। जैसे मतलब कुछ दिखे ना दिखे, दिखे ना दिखे, छल टाइप का। आपने मूवी देखी होगी ना जो अभी आई थी, उसमें मेघनाथ को कैसा दिखाया है? माया से रूप बदल लेता है। ठीक है, मेघनाथ और रावण दोनों रूप बदलने में माहिर है। तो वो मायावी होता है, छल करने वाले मायावी, वो एल्यूसिव कहे जाते हैं। जिनका हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही प्रमुख। तो जायदाद प्रमुख थोड़े ना होती है, प्रमुख व्यक्ति होता है ना, वहाँ बड़े प्रमुख कारण इमिनेंट पर्सन है। तो ये लगे। इमेंस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्या होगा? इमेंस का मतलब बहुत ज़्यादा। ये प्लेंटी कह सकते हो, मतलब बिग कह सकते हो, ऐसे होता है। इमेंस बहुत ज़्यादा के लिए लगता है। तो जायदाद प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, तो इमेंस वेल्थ, अपनी बहुत सारा जो जायदाद है उसको दान करना चाहते हैं। इंटेंस का मतलब बहुत होता है सघन। ठीक है, बहुत सघन होता है। जैसे कहीं बस्ती वगैरह बहुत घनी बस्ती होती है, इंटेंसिटी इसी से बनता है ना, घनत्व, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इंटेंस ज़्यादा होता है तो इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इमेंस लगेगा यहाँ पर। क्यों लगेगा? क्योंकि वो दौलत का, पैसे का, धन का अमाउंट बताना है, इसलिए। अब आ जाओ 18 नंबर पे। 18 नंबर में देखो एंटोनिम बताना है किसका? कल्मिनेशन का बताना है। अब कल्मिनेशन का मतलब जानते हो? एकदम टॉप, सबसे ऊपर। ऐसे मान लो कोई चीज़ है तो ये जो यहाँ वाला पॉइंट है इसी को कल्मिनेशन कहा जाता है, टॉप होता है उसका। अब इसका और दूसरे वर्ड देखो आप,
तो ये कल्मिनेशन क्या हो गया, टॉप हो गया। पिनाकल क्या हो गया, टॉप हो गया। एक्ने क्या हो गया, टॉप हो गया। एक्मे है, टॉप तो टॉप लिखा ही है। तो ये सब देखो एक दूसरे के क्या है, साइनोनिम है। एक वर्ड बच रहा है नदिर, तो यही क्या होगा, यही होगा आपका एंटोनिम होगा। एक वर्ड इसी में और लिख देते जेनिथ, तो हमारा और भी काम बन जाता। और एक वर्ड लिखा था क्रेस्ट, ये भी कर देते, ये भी साइनोनिम, ये भी क्या था, टॉप होता है। और यहाँ खड़े होकर के आप सबसे नीचे जहाँ तक आपको दिखाई देगा निम्नतम बिंदु, वो क्या होता है, नदिर कहते हैं उसको, नादिर होगा। चलिए, तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा, पहला वाला। अब आओ 19 नंबर पे। तो 19 में क्या करना है भैया, आपको एक वर्ड देना है इसकी जगह पे, क्या, अ रेजिडेंस फॉर नन। नन आप समझ रहे होगे, जो कभी देखा होगा जो क्रिश्चियनिटी की या मिशनरी की जो हॉस्पिटल्स होती हैं तो उसमें नन्स होती हैं ना, जो नर्स का काम करती हैं, नन होती हैं, सेवा वावा करने के लिए आती हैं। जैसे मदर टेरेसा भी एक नन थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी एक नन थी, ये लोग नन थे। तो इनकी जो रहने की जगह होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कॉन्वेंट। ठीक है ना, कॉन्वेंट का मतलब क्या हुआ, रेजिडेंस फॉर नन्स। और वर्ड देख लो, तो एक वर्ड दिया है एरेना। एरेना का मतलब क्या होता है, अखाड़ा। अखाड़ा जानते हो, जहाँ पहलवान लोग कुश्ती लड़ते हैं उसको कहा जाता है अखाड़ा। ठीक है। एक वर्ड है रिसोर्ट। रिसोर्ट क्या होता है, रिसोर्ट मतलब अब जानते हो ना, जहाँ घूमने वूमने के लिए जाते हो, कहीं हिल स्टेशन वगैरह पर या कहीं भी, जो जंगल में भी हो सकता है, अगर वहाँ पे घूमने टहलने रहने और मतलब आपका एक क्वालिटी टाइम बिताने के लिए जगह जो होती है उसको कहते हैं रिसोर्ट। ठीक है। और मोनेस्ट्री क्या होता है, मोनेस्ट्री मतलब जहाँ साधु रहते हैं। ठीक है, जहाँ मोंक्स रहते हैं, मोंक्स समझ रहे हो, हाँ, तो जहाँ मोंक्स रहते हैं, जहाँ साधु लोग रहते हैं, मतलब एक कह सकते हो मोंक्स का हॉस्टल होता है मोनेस्ट्री, और नन्स का हॉस्टल जो होता है उसको कहते हैं कॉन्वेंट। तो आपका आंसर कौन सा होगा यहाँ पे, कॉन्वेंट हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, इसमें भी आपको ग्रामेटिकल एरर बतानी है। तो देखते हैं ग्रामेटिकल एरर क्या है। लिखा है नॉट ए सिंगल बॉय इन द अनरूली क्लास, मतलब जो अनरूली क्लास है उसमें से एक बच्चा भी नहीं रेज्ड देयर हैंड्स। देयर हैंड्स तो गलत हो जाएगा। नॉट अ सिंगल बॉय, तो एक भी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया, तो जीरो बच्चा हो गया। तो जीरो के लिए क्या लगेगा, जीरो के लिए सिंगुलर लगेगा ना, प्लूरल नहीं लगेगा। रेज्ड हिज हैंड्स बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन, तो यहाँ हो गया रेज्ड हिज हैंड। कहाँ आया, हिज, ये देयर नहीं होगा, यहाँ पे क्या लगेगा, हिज लगेगा। ठीक है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए सेट नंबर 8 के। अब आपके पास एक सेट और बचा है IBACIU ग्रेड 2 का एक पेपर और है हमारे पास। 9 पेपर थे, ये 8 पेपर हो गए, एक पेपर और बचा है। ये सेशन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इसके बाद जस्ट बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्टेनो का पेपर। और नए साल से मैंने आपको कहा था कि आपको वोकैब और ग्रामर की भी क्लासें मिलना शुरू हो जाएंगी। और लाइव आने के लिए कुछ जुगाड़ बना रहा हूं, देखो कब तक बन पाता है। तो हम हो सकता है आप लोगों से लाइव रूबरू हो पाएँ। ठीक है, कोशिश है लगातार कि मैं आपसे लाइव हो पाऊँ। चलिए ठीक है, तो फिर नया साल आने वाला है, आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ये सेशन यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। कल फिर मिलूँगा। ठीक है, और तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।